जय जोहार, जय हिंद। हमारे 100 डेज चैलेंज में ये सेकंड वीक है और सेकंड वीक में हम इस बार करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। पहले 2 दिन जो प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो सिलेबस रहेगा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का 1 दिन का सिलेबस रहेगा और फिर नेक्स्ट उसके बाद 2 दिन आधुनिक छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के जो 8th डे में प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट हमको करेंगे, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ में जो प्री हिस्ट्री साइट कौन से हैं, प्री हिस्ट्री साइट। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रोटो हिस्ट्री, जिसको जो कि अभी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है और निरंतर नए नए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो एपिक एज हैं, महाकाव्य हैं, उसमें कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी लिखा है ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद जब बुद्धिस्ट और जैन काल होते हैं, बौद्ध और जैन युग होते हैं, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जानकारी रहती हैं वो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हमको पता है कि भारत के इतिहास में भी मौर्य काल के बाद हम लोग को जो इतिहास का साक्ष्य बहुत अच्छे से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अशोक जो शिलालेख में लिखाना शुरू होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहाँ पे कौन सा शिलालेख मिला है ये हमें पता रहना चाहिए। उसके बाद जो सातवाहना जो वंश होता है और सातवाहना वंश का जो कार्य क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के भी भौगोलिक ज्योग्राफिक में आता है, तो उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ में कुषाण, मेघ, मित्र वंश के बारे में आपको पता रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट गुप्त काल, जो कि एक स्वर्णिम काल कहा जाता है भारत के, तो उसके जो प्रभाव है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से थे उसको हमको पढ़ना रहता है। साथ में ही जो वकाटा वंश यहाँ पे जो शासन करती है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वो हमें पता रहना चाहिए। तो देखते हैं, थोड़ा बृहद से अंदर अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास में जो प्रागैतिहास है या फिर प्री हिस्टोरिक साइट, जो ऐसे जहाँ पे क्या है कि लिखित रूप में इतिहास नहीं है लेकिन इतिहास था, क्योंकि अगर हम लोग ज्योग्राफिकली अगर देखेंगे इवोल्यूशन या फिर साइंटिफिकली एनालिसिस करेंगे तो स्क्रिप्ट बाद में आता है, लिखना बाद में शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले भी जो आदि मानव है बहुत सारे कार्य करना शुरू करते हैं और हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। तो जैसे कि पाषाण युग कालीन जो केव में जब रहते थे, तो वो उसके कुछ अंश हमारे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। जैसे कि रायगढ़ में जो गुफाएं हैं उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, और साइट्स बहुत सारे टूल जो बनाए हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट अगर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हुआ है तो कहाँ हुआ है पता चलता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग को मेसोलिथिक एज में क्या हो जाता है, जो पाषाण है बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, तो उनके जीवन शैली भी हमें पता रहना चाहिए। शैल चित्र अगर कहीं पे है वो हमें पता रहना चाहिए। और माइक्रोलिथिक जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें पता रहना चाहिए। न्यूलिथिक में जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इंडिया के टाइम में न्यूलिथिक में पशुपालन स्टार्ट हो जाता है, कृषि प्रारंभ हो जाता है, स्थायी बस्तियां आ जाती है। क्या ये चीज़ छत्तीसगढ़ में मिलता है क्या, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहना चाहिए। अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगला जो है मेगालिथिक जो एज है, मेगालिथिक एज जनरली आपको साउथ के भारत में मिलेगा। और जैसे कि अभी हम लोग का जो हिस्ट्री जो चल रहा है, बहुत से साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। अभी केलाड़ी का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, तो हम लोग को एक तरह से अगर थिंकिंग भी किया जाए तो नॉर्थ के कल्चर साउथ के कल्चर का एक क्या पता ट्रांजिशन जोन हो सकता है। तो कुछ कुछ मेगालिथिक साइट के भी अगर साइट हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि कुछ हमको पूर्णतः पता नहीं चलता, लेकिन क्या है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। अगर कहीं पे अगर जगह खोद रहे हैं और हमें कोई सिटी मिल रहा है तो हमको पता है कि हाँ यहाँ पे कोई रहता था इस टाइप के, तो उसका जो अभी के साथ इतिहास के साथ क्या संबंध है, अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है। जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ के बारे में देखा जाए तो रिसेंट डेवलपमेंट में हम लोगों को कहाँ पे जो रीवा के क्षेत्र में ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा शहर था वो दिख रहा है। साथ में जो आरंग के एरिया है, सिरपुर के एरिया है, उसमें भी पुरातात्विक कार्य चल रहा है। तो लिंकेज आपको पता रहना चाहिए करंट के साथ हिस्ट्री का। इम्पोर्टेंट है महाकाव्य, जो पौराणिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ के बारे में या फिर कौन सा लोकेशन कुछ नामकरण या फिर उस काव्य में कुछ
चीज़ लिखा हुआ है क्या, ये हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि रामायण है, रामायण क्या है, एक लिटरेचर है। लिटरेचर हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। उसमें जैसे दंडकारण्य के बारे में पता चला है, और उसके हिसाब से राम जी जो अयोध्या से अगर श्रीलंका गए थे, राम वन पथ गमन भी एक सरकार का योजना बना है। तो हमें पता रहना चाहिए कौन कौन सा आश्रम है, स्थल है, ये इम्पोर्टेंट। साथ में हम लोग को महाभारत कालीन भी कुछ अंश हम लोग को उन काव्य में हमें दिखता है। जैसे कि उससे पता चलता है कि छेदी राज्य का हिस्सा था। ठीक है, बहुत सारे नदियां हैं, बस्तियां हैं, उनके प्राचीन नाम उल्लेख है। तो ये आपका एपिक के साथ रिलेशन है। इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस या फिर जो जो समाज आंदोलन होता है, या फिर धार्मिक जो एज है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसका प्रभाव हमको बहुत अच्छे से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका जो सिरपुर है वो एक तरह का यूनिवर्सिटी था, ठीक, विहार था, ठीक, बहुत सारे अभिलेख, व्यापार मार्ग मिलेंगे। तो ये हम लोग का छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पे हमें पता रहना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ में भी आ रहा है या फिर हमारे जो स्टैटिक में भी जो सिलेबस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ही जो अर्ली जो राजवंश होते हैं, महाजनपद काल के बाद यहाँ पे भी राज्य व्यवस्था शुरू होती है। तो उनका उसमें जैसे कि मौर्य काल होता है। मौर्य काल में ऑल इंडिया रूरल है, ठीक है ना। मौर्य काल को अगर देखा जाए इतिहास, भारत के इतिहास में, तो आपका जो गांधार है अभी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेके पूरा जो बांग्लादेश है, ठीक, वहाँ तक है। और उनका जो प्रभाव अगर देखा जाए तो और बहुत बृहद है। तो जब मौर्य काल चल रहा था तो उनका कौन कौन सा शिलालेख अगर भारत छत्तीसगढ़ में है तो वो पता रहना चाहिए। उनका प्रसार का अगर कोई मार्ग है तो हमें पता रहना चाहिए। वैसे ही सातवाहना के टाइम में तो ज्योग्राफिकल रीजन में हम आते थे, तो उनका मुद्रा अगर कहीं पे है हमें पता रहना चाहिए। वैसे कुषाण वंश आपको पता होना चाहिए, जब सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ता है। कुषाण वंश जो सिल्क रूट के साथ जोड़ता है, तो क्या सिल्क रूट के साथ हम लोग का व्यापार कनेक्शन था, ये हमें पता रहना चाहिए छत्तीसगढ़ से था कि नहीं। और जो सांस्कृतिक संपर्क बनता है, व्यापार संबंध है इस टाइम का, उसका कोई लिंकेज अगर छत्तीसगढ़ का है क्या, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाता है, आपका इंटरव्यू में आ जाता है। वैसे मेघ वंश जो क्षेत्रीय वंश है, और अलग अलग जो अगले जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राजवंश रहेगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक मित्र वंश है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लास्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है भारत के इतिहास में देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य। इसी टाइम में बहुत सारे लिटरेचर का प्रोग्रेस होते रहता है, साइंस का प्रोग्रेस होते रहता है, आपका मेडिसिन का फोर्स होते रहता है, अलग अलग कलाकृति बनते रहती है। तो इस कारण कहा जाता है इसको स्वर्णिम युग भी कहा जाता है भारत का। तो वो जो स्वर्णिम युग है उसमें क्या छत्तीसगढ़ में कोई इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है, या अगर है तो कौन सा है, ये हमें डेफिनेटली पता रहना चाहिए। और साथ में जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो गुप्त के समकालीन जो वकाटा वंश रहता है उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि वकाटा के और गुप्त का डायरेक्टली मैट्रोमोलियन एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो वो आपको पता रहना चाहिए। और साथ में गुप्त के काल में ही बहुत सारे मंदिर बनते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर बनते हैं हमको पता रहना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग ने सिलेबस में क्या क्या चीज़ हमें पता रहना चाहिए वो देखा। आज के लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो प्रैक्टिस के लिए वो आपको लिखना है। राइट द मेजर पैलियोलिथिक एज साइट इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो आपको लिखना है कि रायगढ़ जिले में प्रमुख पाषाण युग स्थल का उल्लेख करना है। कौन कौन से पाषाण युग स्थल हैं आपको लिखना है, 2 मार्क्स के हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सातवाहना पीरियड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सातवाहना काल के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 8 नंबर का है, इसमें आपको लिखना है कि इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ गुप्ता पीरियड ऑन द पॉलिटिकल कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन पर गुप्त काल के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन करना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, ये बताना है व्हाट आर द मेन सोर्स टू स्टडी द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल साइट, इंस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल एविडेंट। प्राचीन छत्तीसगढ़ के अध्ययन में मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं,
साहित्य, पुरातात्विक स्थल, शिलालेख और ऐतिहासिक घटनाओं का उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। 10 मार्क्स में आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के लिए है। वो ये है, बौद्ध युग में सिरपुर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा, विवेचना कीजिए। ठीक, सिरपुर इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर ऑफ सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा, डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या फिर ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेवेंस ऑफ राम वन गमन पथ इन प्रिजर्विंग एपिक ट्रेडिशन। आपको लिखना है, महाकाव्य परंपराओं के संरक्षण में राम वन गमन पथ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व की मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना है। आप ये जो क्वेश्चन है एज अ प्रैक्टिस लिख सकते हैं और हमारे जो युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल में आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे जो यूट्यूब एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।